हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। फाइनली हम लोग मिल रहे हैं। मेरे बारे में आप बच्चों को प्रणय भैया ने थोड़ा बहुत बता दिया होगा। मैं अनुष्या हूं और मेरे साथ आज आप लोग सोशल साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर समझने वाले हो। चैप्टर का नाम है ड्रेनेज, है ना। चैप्टर का नाम तो सबको पता होगा, पता है ना। ड्रेनेज एक चैप्टर है आप बच्चों का, ज्योग्राफी का चैप्टर है। इस चैप्टर को आज की इस क्लास में हम लोग निपटा देंगे। मतलब जब तक ये क्लास खत्म होगी ड्रेनेज चैप्टर के बारे में सब कुछ आपको समझ आ जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लोग संभाल लोगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग सोशल साइंस को बहुत ही फन और इजी तरीके से कवर करने वाले हैं। आज ड्रेनेज चैप्टर को हम लोग समझेंगे। तो आपको मेरे स्लाइड को देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि शायद पानी वानी से कुछ लेना देना है इस चैप्टर का, है ना। तो ड्रेनेज चैप्टर में बेटा हम लोग रिवर्स के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। इतना हम सबको पता है कि हमारे इंडिया में काफी सारी नदियां हैं, बहुत सारी रिवर्स हैं। तो उन रिवर्स के बारे में हम लोग काफी कुछ सीखने वाले हैं। ये भी समझेंगे कि रिवर्स हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं। एंड स्पेसिफिकली आजकल के टाइम पे ना ये चैप्टर बिल्कुल आपको पढ़ना भी चाहिए। हम लोग रोज न्यूज़ वगैरह में सुनते रहते हैं ना कि हमारी जो नदियां हैं वो पोल्यूट हो रही हैं। हमें ये सुनने में आता है कि जो हमारे स्टेट्स हैं वो नदियों के चक्कर में लड़ रहे हैं, ठीक है, पानी शेयर करने के लिए लड़ रहे हैं। हमें ये सुनने में आता है कि काफ़ी सारे एरियाज़ हैं हमारी इंडिया में जहाँ पानी की कमी पड़ रही है। तो जब वाटर से रिलेटेड इतने इश्यूज हमें सुनने को मिलते हैं तो एज गुड स्टूडेंट्स, एज गुड सिटीजन्स हमें इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए। ओके तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी ज्वाइन कर लो क्लास को, जल्दी जल्दी लाइक कर लो क्लास को, अपने सारे क्लासमेट्स को बता दो कि कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम एक चैप्टर कवर कर रहे हैं यहाँ पे। और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एकदम बेसिक से मैं आपको कवर कराऊंगी, ओके, क्योंकि ज्योग्राफी में पता है मुझे पता है कि आप बच्चों की एक दिक्कत ये होती है कि बुक के बीच बीच में कुछ भारी भारी से शब्द आ जाते हैं, है ना। और वहां पे हम अटक जाते हैं कि इस शब्द का क्या मतलब है, बाकी सब समझ आ गया, ये वर्ड समझ नहीं आ रहा है। तो उन भारी भारी शब्दों को भी एकदम मैं बेसिक से आपको कवर कराऊंगी। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड जो कि आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए वो है रिवर सिस्टम, कि रिवर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। तो मैं रिवर सिस्टम आपको बता देती हूँ। रिवर सबको पता है क्या है, नदी। नदी को हम रिवर कहते हैं, है ना। तो मान लो ये मैंने एक अजीब सी नदी बना दी है, ठीक है। ये एक मैंने रिवर बना दी है। नदियों के साथ क्या होता है, नदियों के पास होती है ट्रिब्यूटरीज। अभी ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं, अगर मान लो एक बहुत बड़ी नदी बह रही है और रास्ते में छोटी छोटी नदियां आके इस बड़ी सी एक नदी के साथ जुड़ती जा रही हैं, ठीक है। छोटी छोटी सी नदियां आ रही हैं और इस बड़ी सी एक नदी के साथ जुड़ती जा रही हैं। तो इन छोटी छोटी नदियों को हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ट्रिब्यूटरी। तो ये एक रिवर है और ये जो छोटी छोटी नदियां उसके साथ मिक्स हो रही हैं वो ट्रिब्यूटरीज हैं। अब इस पूरे सिस्टम को साथ में, एक नदी और उसके सारे ट्रिब्यूटरीज, इस पूरे सिस्टम को साथ में हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं इसे रिवर सिस्टम, ठीक है। रिवर सिस्टम आ गया हमें समझ। नेक्स्ट एक और चीज जो कि आप बच्चों को पता होना चाहिए वो है कि ड्रेनेज शब्द क्या होता है। क्योंकि चैप्टर का नाम ही ड्रेनेज है इसीलिए मैं पहले स्लाइड में आपको बता रही हूँ कि ड्रेनेज का क्या मतलब होता है। ड्रेनेज मतलब एक एरिया का रिवर सिस्टम, ठीक है। तो अगर मान लो किसी स्टेट में कोई नदी बह रही है और उस नदी की 3-4 ट्रिब्यूटरीज हैं, तो उन नदी को और उन ट्रिब्यूटरीज को हम कहेंगे कि ये इस स्टेट का ड्रेनेज है, ठीक है। तो किसी भी स्टेट के रिवर सिस्टम को हम ड्रेनेज कहते हैं। इजी। तो दो चीजें हमने कवर कर ली, रिवर सिस्टम क्या होता है और ड्रेनेज क्या होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और चीज मुझे आप बच्चों को समझानी है वो है वाटर डिवाइड, ठीक है। वाटर डिवाइड क्या होता है। वैसे तो मैं एक डायग्राम लेके आई हूं ताकि आप बच्चों को अच्छे से समझ आ जाए। आप में से कुछ बच्चों के बुक्स में भी ये डायग्राम होगा तो इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो 2 रिवर सिस्टम है या फिर 2 ड्रेनेज है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ड्रेनेज बेसिन है और यहाँ पर भी एक ड्रेनेज बेसिन है, पर रास्ते में कोई माउंटेन है, कोई हिल है, जिसकी वजह से ये दोनों नदियां डिवाइड हो गई, ठीक है। इन दोनों नदियों का पानी मिक्स हो सकता था
पर बीच में कोई हिल आ गया या माउंटेन आ गया, उस वजह से बीच में कुछ एक डिवीजन आ गया, इसलिए ये दोनों नदियां मिक्स नहीं हो रही। तो बीच में ये जो भी चीज है, जो बैरियर आ गया है, जो माउंटेन है या हिल है, जो भी है, जो इन दोनों रिवर्स को मिक्स नहीं होने दे रहा, इस चीज को हम वाटर डिवाइड कहेंगे। वाटर मतलब पानी, डिवाइड मतलब पानी को बांट रहा है, बीच में कुछ आ गया इसलिए पानी बट गया है, ठीक है, तो इसे हम वाटर डिवाइड कहेंगे। वाटर डिवाइड भी आ गया होगा सबको समझ। दो नदियां हैं, बीच में कोई एक डिवीजन है, उसको हम वाटर डिवाइड कहते हैं, ठीक है। तो अभी तो हमने 3-4 टर्म समझ लिए हैं, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा और समझना स्टार्ट करते हैं। तो इंडिया में बेटा हम लोग कहते हैं कि 2 मेजर ग्रुप्स हैं नदियों के, ठीक है, 2 मेजर ग्रुप्स हैं हमारे इंडिया में नदियों के, ठीक है। एक ग्रुप ऑफ रिवर्स को हम कहते हैं हिमालयन रिवर्स, ठीक है, तो एक ग्रुप ऑफ रिवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हिमालयन रिवर कहते हैं। दूसरे ग्रुप ऑफ रिवर्स को हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो इंडिया में जितनी भी नदियां हैं उन सारी नदियों को हम 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक ग्रुप को कहा जाता है हिमालयन रिवर और दूसरे ग्रुप को क्या कहते हैं, पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो अभी वैसे इस चैप्टर में क्या होगा, आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में इन डिटेल बताएंगे, फिर उसके बाद पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में इन डिटेल बताएंगे, एंड उसके बाद हम इन दोनों रिवर्स को कंपेयर भी करेंगे। तो ये सारी चीजें अभी हम धीरे धीरे कवर करेंगे, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक तो आप सारे बच्चों को सब कुछ समझ आ गया है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और नदियों के बारे में समझते हैं। तो अगर मैं हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर की बात करूं तो ये 2 अलग अलग ग्रुप्स हैं, तो ये नदियां काफी हद तक अलग भी हैं, ठीक है। हिमालयन ग्रुप की रिवर्स और पेनिनसुलर ग्रुप की रिवर्स, दोनों रिवर्स अलग टाइप की होती हैं, ठीक है। कैसे अलग होती हैं ये जरा ये समझ लेते हैं। हिमालयन रिवर्स की अगर मैं बात करूं, हिमालयन रिवर्स को हम पेरिनियल कहते हैं, ठीक है। हम कहते हैं कि ज्यादातर हिमालयन रिवर्स पेरिनियल है। अब आप में से कुछ बच्चे थोड़ा अटक गए होंगे कि मैम पेरिनियल क्या होता है। पेरिनियल रिवर मतलब कोई ऐसी रिवर जिसमें पूरे साल पानी बहता रहे, ठीक है। मतलब वहां पे ऐसा नहीं होता कि कभी कोई नदी सूख गई, नहीं, पूरे साल वो नदी बहती रहती है। तो ज्यादातर हमारी हिमालयन रिवर्स जो हैं बेटा वो पेरिनियल रिवर्स हैं, ठीक है, पूरे साल हिमालयन रिवर्स बहती रहती हैं। ऑन दी अदर हैंड, ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर हम पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं वो पेरिनियल नहीं होती, उनको हम कहते हैं सीजनल, वो सीजनल होती हैं। मतलब पेनिनसुलर रिवर्स में जो नदियां हैं वो पूरे साल में कुछ महीने गायब हो जाती हैं। ऐसे कैसे गायब हो जाती हैं, जैसे अगर मान लो कोई स्टेट है वहां पे बहुत तेज गर्मी है, बहुत ज्यादा समर है, ठीक है, समर में एकदम हाई टेम्परेचर हो रहा है तो नदी सूख जाती है, तो उस टाइम पे नदियां नहीं बह रही होती। पर ऐसा हिमालयन ग्रुप के साथ नहीं होता, हिमालयन रिवर्स में पूरे साल पानी रहता है। पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती हैं, साल में कुछ महीनों में पानी नहीं रहता है, ठीक है। चलो, तो अब इसमें सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों कि हिमालयन रिवर्स जो हैं ये पेरिनियल हैं, पूरे साल पानी रहता है इनके पास, ये जरा हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है, हिमालयन रिवर्स जो हैं इनको कहीं ना कहीं से पानी मिलता रहता है पूरे साल, इसीलिए ये कभी सूखते नहीं है। अब कहाँ से इनको पानी मिलता है, कई बार क्या होता है, माउंटेन्स का जो स्नो होता है, ठीक है, माउंटेन्स में स्नो होता है ना, तो वो स्नो पिघलने लग जाता है, उस वजह से उस रिवर में, हिमालयन रिवर्स में पूरे साल पानी रहता है, ठीक है। एक और रीजन जिसके वजह से हिमालयन रिवर्स में पूरे साल पानी रहता है वो ये है कि हिमालयन रिवर्स जो हैं वो ऐसे एरियाज में बहते हैं जहाँ पे बारिश बहुत होती है, ठीक है, तो बारिश की वजह से भी इन रिवर्स में काफी सारा पानी रहता है, ठीक है। अब मुझे आप बच्चों को एक और टर्म समझाना है, ओके, क्योंकि ये टर्म आपको अपने चैप्टर्स में दिखेगा और इससे पहले आप लोगों ने अपने छोटे क्लासेस में ज्यादा इस टर्म को कवर नहीं करा, तो मुझे पता आप हल्का सा अटक जाओगे, उस टर्म को हम समझ लेते हैं, ठीक है। टर्म का नाम है गॉर्जियस, ठीक है, गॉर्जियस इस वर्ड का नाम है और इस टर्म को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो आपको बताया जा रहा है कि हिमालयन रिवर्स जो होती है ना वो अक्सर गॉर्जियस बनाती हुई बहती हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो नदियां हैं ये किसी पत्थर के बीच में से
पत्थर को काट के पत्थर के बीच में से बह जाती हैं, और उस वजह से क्या होता है, वैली जैसी चीजें क्रिएट हो जाती हैं। ठीक है, तो इस इमेज को देख लो बेटा। इस इमेज में क्या हो रहा है, यहाँ पे एक नदी है और यहाँ दोनों साइड पत्थर हैं। ठीक है, हिल है, माउंटेन है, कोई रॉक का सब्सटेंस है। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, ओवर टाइम ये जो नदी का पानी है, नदी का पानी लग लग के यहाँ पे ये जो पत्थर है ये थोड़ा क्रैक हो गया और फिर बीच में से नदी बहने लगी और दोनों साइड पत्थर हैं। ठीक है, इस टाइप के एरिया को हम गॉर्जेस कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गया, आप बच्चों को आ गया होगा समझ, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम और आगे बढ़ते हैं, एक और डिफरेंस को कवर करते हैं हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स के बीच में। ठीक है, एक डिफरेंस तो हमने पढ़ लिया कि हिमालयन रिवर्स जो है उनमें पूरे साल पानी रहता है, पेनिनसुलर रिवर्स में ऐसा नहीं होता। एक और डिफरेंस क्या है, हमारी जो हिमालयन रिवर्स है ना, जनरली ये नदियां पेनिनसुलर नदियों से ज्यादा लंबी होती हैं। ठीक है, हिमालयन रिवर्स हमारी कंपैरेटिवली लॉन्गर हैं, पेनिनसुलर रिवर्स कंपैरेटिवली शॉर्ट हैं साइज में। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, हमारी जो हिमालयन रिवर्स हैं, वैसे तो मैं हिमालयन रिवर्स कौन कौन सी हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे आती हैं, ये सब हम पढ़ेंगे आज के क्लास में। पर वैसे आपको थोड़ा सुन के समझ आ गया होगा, हिमालयन रिवर्स मतलब हिमालय से कोई लेना देना है, माउंटेन से कोई लेना देना है ना। तो हिमालयन रिवर्स माउंटेन में से ही आती है। तो अगर कोई नदी माउंटेन से बहती हुई आ रही है तो क्या होगा, माउंटेन में जो भी मिनरल्स हैं, जो सॉल्ट है, जो सिल्ट है, पत्थर है, मिट्टी है, वो सब नदी अपने साथ लेके साथ साथ बहती है। तो इसीलिए हिमालयन रिवर्स में जनरली क्या होता है, बहुत ज्यादा सिल्ट, सैंड, छोटे छोटे पत्थर, ये सारी चीजें हिमालयन रिवर्स में बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, चलो अब मैं आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ। उससे पहले, ठीक है, आई होप यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर है। अगर क्लियर है जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आप लोग थम्स अप डाल दो, यस मैम समझ आ गया, ये सारी चीजें लिख दो। ठीक है, ताकि मुझे भी आइडिया लगता जाए कि हमारे जो बच्चे हैं उनको अच्छे से सब कुछ समझ आ रहा है। ओके, चलो तो अब मैं थोड़ा सा और आपको आगे बताती हूँ हिमालयन रिवर्स के बारे में। इतना हमने समझ लिया कि हिमालयन रिवर्स जो है वो माउंटेन से शुरुआत करते हैं, है ना। तो मान लो ये कोई माउंटेन है, ठीक है, तो माउंटेन से यहाँ से कहीं से वो बहते हुए जाते हैं नीचे की तरफ। ठीक है, तो ये इनका स्टार्टिंग कोर्स होता है। बिगिनिंग कैसे होती है नदियों की, माउंटेन से नीचे की तरफ ये बहना स्टार्ट करते हैं। फिर मिडिल पोर्शन में क्या करती हैं ये नदियां, मिडिल पोर्शन में ये मियांडर्स बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाती हैं, मियांडर्स बनाती हैं। अब ये मियांडर क्या होता है, मियांडर मैं आप बच्चों को बता देती हूँ मियांडर क्या होता है। अक्सर नदियां पता है क्या करती हैं, जब नदियां जा रही होती हैं तो वो बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न करते हुए जाती हैं, बहुत ज्यादा नदियां बेंड करते हुए अपने रास्तों को कवर करती हैं। तो ये जो ट्विस्ट एंड टर्न होता है नदियों का, इसी ट्विस्ट एंड टर्न को हम मियांडर कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नदी है जो मान लो चलो यहाँ बना देते हैं नदी। ठीक है, तो मान लो कोई नदी ऐसे ऐसे एकदम प्रॉपर एस बनाते हुए जा रही है, तो हम ऐसे कहेंगे कि ये जो नदी है ये मियांडरिंग कर रही है, और ये जो इसके कर्व्स हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो कर्व बन रहा है इसको हम कहेंगे कि ये मियांडर है। ठीक है, और अक्सर पता है क्या होता है, जब नदी मियांडर कर रही होती है ना, तो ऐसे मियांडर करते करते इसका ये जो कर्व है ना, कई बार ये कर्व इसका अलग हट जाता है, और ये जो अलग हट जाता है ये कर्व, ये अपना एक लेक बना लेता है, और इस टाइप की लेक को हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। ठीक है, तो हिमालयन नदियों के साथ क्या होता है, शुरुआत माउंटेन से होती है, और मिडिल का जो रास्ता होता है हिमालयन रिवर्स का, वहां पे वो ऐसे मियांडर, मस्त मियांडरिंग करते हुए ऑक्सबो लेक बनाते हुए अपने रास्तों को कवर करती हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, शुरुआत हो गई रिवर की, रास्ते में मियांडर कर लिया नदी ने। अब लास्ट ये नदी क्या करती है, डेल्टा बनाती है। डेल्टा तो हमने अपने छोटे क्लासेस में कवर कर रखा है, पर मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, डेल्टा क्या होता है, जब हमारी नदियां ऑलमोस्ट सी तक पहुंचने वाली होती हैं, तो अब ये नदियां स्लो डाउन हो जाती हैं। क्यों स्लो डाउन हो जाती हैं, वैसे अचानक से ऐसा क्या होता है कि नदी स्लो डाउन हो जाती है। पहले तो देखो, जैसे अगर ये माउंटेन है तो पहले तो माउंटेन के नीचे बह रही थी, तो ऐसे मतलब स्लोप था, स्लोप के नीचे तो पानी बहुत तेज बहेगा। अब जो आगे का रास्ता है वो प्लेन है एकदम। ठीक है, तो अब हमारी नदियां स्लो डाउन हो जाती हैं। स्लो डाउन जब नदियां होती हैं, तो मान लो यहाँ से कोई नदी आ रही है,
वो अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो गई। स्लो डाउन होने के बाद क्या होता है, हमारी नदी ऐसे अलग अलग डायरेक्शंस में बटने लग जाती हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है ना, ये जो व्हाइट लाइंस हैं वो सारी नदियां हैं, अलग अलग डायरेक्शन में बट गई। तो ये ग्रे पार्ट क्या है, हमें पता है कि हिमालयन रिवर्स अपने साथ खूब सारी मिट्टी, पत्थर, ये सारी चीजें कैरी करती हैं। तो अब तो नदी स्लो डाउन हो गई, तो स्लो डाउन हो गई मतलब नदी के पास जो भी छोटे छोटे पत्थर, मिट्टी, ये सारी चीजें थी वो सब यहाँ पे कलेक्ट होने लग जाएगा और यहाँ पे एक लैंड का पोर्शन, जमीन का पोर्शन बन जाएगा, जिसको हम कहते हैं डेल्टा। अब आ गया समझ डेल्टा क्या होता है। कई बार डेल्टास बहुत छोटे होते हैं, कई बार डेल्टास काफी बड़े होते हैं। ठीक है, तो डेल्टास के बारे में भी वैसे मैं आप बच्चों को अभी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सब कुछ हम लोग धीरे धीरे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी तक आप बच्चों को हिमालयन रिवर्स का सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि जनरली ये नदियां बहुत लंबी होती हैं, है ना। फिर आपको ये समझ आ गया होगा कि शुरुआत माउंटेन से करती हैं, मियांड्रिंग करती हैं, फिर स्लो डाउन होकर डेल्टा बनाती हैं। फिर आपको पता चल गया होगा कि ये जो नदियां हैं, इन नदियों में पूरे साल पानी रहता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें पेनिनसुलर रिवर्स की, पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में मैंने आपको क्या बताया, कंपैरेटिवली इन नदियों में पानी कम होता है। ठीक है, कंपैरेटिवली ये नदियां साइज में छोटी होती हैं और सीजनल होती हैं। ये ऐसे एरियाज में है जहां पे बहुत ज्यादा बारिश वारिश नहीं होती, तो समर के टाइम पे या पूरे साल के कुछ महीनों के टाइम पे ये जो नदियां हैं, इन नदियों में पानी कम पड़ जाता है। ओके, सो यहाँ तक आ गया सारे बच्चों को समझ। हमने हिमालयन रिवर समझ लिया और पेनिनसुलर रिवर्स को भी समझ लिया है। ठीक है, पेनिनसुलर रिवर्स में एक पॉइंट है जो मैं आप बच्चों को अभी करा रही हूँ और मैं आपको बता रही हूँ, ये जनरली पेपर में आता है। ठीक है, अभी बता रही हूँ तो पेपर में आ जाए तो तैयार रहना कि हाँ अनुष्या मैम ने ये पढ़ा दिया था। ठीक है, सो इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि पेनिनसुलर जो नदियां होती हैं वो जनरली ईस्ट की तरफ बहती हैं। ठीक है, जनरली वो ईस्ट की तरफ जाती हैं। ठीक है, पर दो ऐसी पेनिनसुलर नदियां हैं जो वेस्ट की तरफ जाती हैं। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन क्या आएगा कि बच्चों ये बता दो कि ऐसी कौन सी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ बहती हैं। ठीक है, कौन सी हैं वो नदियां, एक है नर्मदा और एक है तापी। ठीक है, तो ये दोनों नाम साथ में याद कर लो, नर्मदा और तापी दोनों वेस्ट की तरफ बहती हैं। ठीक है, ये दोनों ऐसी पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है, टुवर्ड्स वेस्ट जाती हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको मैप वगैरह में दिखा दूंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उससे पहले एक और चीज आप लोग ये समझो कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें से कुछ रिवर्स इंडिया के सेंट्रल हाईलैंड से अपना रास्ता शुरू करती हैं। जैसे हिमालयन रिवर्स का हमने समझा ना कि ये माउंटेन से अपने रास्तों को स्टार्ट करती हैं जनरली, तो वैसे पेनिनसुलर नदियां जो हैं ये सेंट्रल हाईलैंड से अपने रास्तों को स्टार्ट करती हैं। अब ये सेंट्रल हाईलैंड क्या है वो देख लेते हैं जरा मैप में। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, तो ये जो येलो वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को इंडिया में हम कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। तो पेनिनसुलर रिवर्स कुछ ऐसी हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से अपनी शुरुआत करती हैं, यहाँ से ये नदी बहना स्टार्ट होती है। ओके, साथ ही साथ ये भी देख लो आप लोग, यहाँ पे देखो बेटा, ये जो हमारा नीचे वाला एरिया है इंडिया में, ये वाला जो पोर्शन होता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। जो मैंने अभी ब्लैक से मार्क कर दिया उसको हम कहते हैं वेस्टर्न घाट। और ये जो राइट वाला पोर्शन है, जो ईस्ट वाला पोर्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, ईस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा ये जो नदी है वो वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है, तो थोड़ा इमेजिन कर लेना, हाँ मैम ने ये मैप दिखाया था, यहाँ से ये नदी स्टार्ट हो रही है, इस वाले एरिया से वेस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है। अगर मैं कहूँ कि नहीं ईस्टर्न घाट से स्टार्ट होती है नदी, तो फिर से हल्का सा इमेजिन कर लेना, मैम ने बताया था कि यहाँ से ये नदी स्टार्ट होगी, ईस्टर्न घाट इस तरफ है। ठीक है, और सेंट्रल हाईलैंड एक बार फिर से देख लें, ये आप बच्चों का सेंट्रल हाईलैंड है। कुछ नदियां हैं अभी हम पढ़ेंगे वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, सेंट्रल हाईलैंड से स्टार्ट होती हैं। ओके, मैप देख लिया सारे बच्चों ने, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, तो पैटर्न शब्द सुन के आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि हम किसी पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, और मैम क्लास में स्टार्टिंग से नदियों के बारे में ही बोले जा रही हैं, तो शायद नदियों का पैटर्न ही हम समझेंगे इसमें। ठीक है,
तो जो हमारी रिवर्स हैं जब वो रास्ते को कवर करते हैं तो वो अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, ठीक है। तो उन पैटर्न्स के बारे में हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, ठीक है। तो 4 टाइप के पैटर्न्स हैं बेटा जो कि आपको पता होने चाहिए। हमारी जो नदियां हैं जब वो बहती हैं जनरली वो 4 टाइप के पैटर्न्स बनाती हैं। एक पैटर्न को हम कहते हैं डेंड्रिटिक, ठीक है, डेंड्रिटिक कहते हैं। दूसरे टाइप के पैटर्न को हम लोग कहते हैं ट्रेलिस, ओके, ट्रेलिस कहा जाता है। तीसरे टाइप के पैटर्न को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर। ये आपको लग रहा होगा मस्त नाम है ना, ये वाला नाम फिर भी आपको लग रहा होगा थोड़ा अजीब अजीब सा नाम है। रेक्टेंगुलर तो याद हो जाएगा, है ना, रेक्टेंगुलर। और फोर्थ टाइप के पैटर्न को हम कहते हैं रेडियल। 4 पैटर्न है, डेंड्रिटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर और रेडियल। साथ साथ मेरे याद करते जाओगे, ओके। मतलब अभी हम इनके बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। पहले हम डेंड्रिटिक के बारे में पढ़ लेते हैं। डेंड्रिटिक पैटर्न नदियां कब बनाती हैं? अक्सर जब नदियां ढलान से नीचे जा रही होती हैं तो वो रास्ते में इधर उधर बट जाती हैं। इसी पैटर्न को हम डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। इजी। तो मान लो इस डायग्राम को देखो, मान लो यहाँ पे कोई ढलान है तो नदी बह रही है नीचे की तरफ और वो इधर उधर बट गई, ठीक है, यहाँ पे इधर उधर बट रही है नदियां, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ऐसे नदियां इधर उधर बट रही हैं। अगर आप ऊपर ऊपर से देखो इस पैटर्न को तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे ट्री के ब्रांचेस नहीं होते, पेड़ के ब्रांचेस नहीं होते, उस तरीके से नदियां इधर उधर बट रही हैं। तो इस टाइप के पैटर्न को ही हम लोग डेंड्रिटिक पैटर्न कहते हैं। डेंड्रिटिक पैटर्न मतलब जब कोई ढलान हो, नदी ढलान से नीचे की तरफ जा रही हो और इधर उधर बटने लग जाए और हमको मैप वगैरह देख के लगे कि ये तो किसी पेड़ के ब्रांच की तरह लग रहा है, तो हम कहते हैं कि ये तो डेंड्रिटिक पैटर्न है। ओके, चलो, तो ये क्लियर हो गया, एक पैटर्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट पैटर्न को देख लेते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रेलिस ड्रेनेज, ठीक है। ट्रेलिस ड्रेनेज का क्या मतलब होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो मान लो 2 नदियां हैं वैसे साथ साथ जा रही हैं, पर बीच में कोई हिल है, कोई माउंटेन है जिसके पत्थर बहुत ही स्ट्रांग है, तो इसलिए ये दोनों नदियां बट रखी हैं। यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे एक नदी है, बीच में एक माउंटेन है, हिल है या कोई भी पत्थर है जो बहुत हार्ड है और वो टूट नहीं रहा है, तो नदियां ऐसे अलग अलग बहती रहेंगी। पर बीच में क्या हुआ, यहाँ पे इस वाले एरिया में पत्थर नहीं दिख रहा ना आपको, बीच में मान लो कोई सॉफ्ट रॉक आ गया। सॉफ्ट रॉक मतलब ओवर टाइम नदी बार बार लगती रही उस पत्थर के ऊपर और वो पत्थर टूट गया। पत्थर के टूटने की वजह से क्या हुआ, अचानक से ये नदी बीच में आके अब मिक्स हो गई इस नदी के साथ। तो इस टाइप के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, ट्रेलिस कहते हैं, ठीक है। ट्रेलिस में क्या होता है, कुछ जगह पे हार्ड रॉक्स होते हैं, कुछ जगह पे सॉफ्ट रॉक्स होते हैं। हार्ड रॉक्स जहां पे रहेंगे वहां पे नदी अलग अलग बहेंगी, नदियां अलग अलग बहेंगी। बीच में जैसे ही सॉफ्ट रॉक आ जाता है वो पत्थर टूट जाता है और नदियां बीच बीच में ऐसे मिक्स होती रहती है। यहाँ पे भी देखो नदी बहती हुई आ रही है, हार्ड रॉक है इसलिए अलग अलग बह रही है। यहाँ पे एक गैप है मतलब यहाँ का पत्थर टूट गया है, तो ये नदी आके इस नदी के साथ मिक्स हो गई, ठीक है। तो एक ऐसा पैटर्न जहाँ पे बीच बीच में हार्ड रॉक्स हो, बीच बीच में सॉफ्ट रॉक्स हो, इसलिए नदियां मिक्स हो रही हैं, उस पैटर्न को हम लोग ट्रेलिस ड्रेनेज कहते हैं, ठीक है। एक और ड्रेनेज पैटर्न हमने कवर कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर पैटर्न, ठीक है। रेक्टेंगुलर पैटर्न जैसा आपको नाम से भी लग रहा है, समझने में भी बहुत ईजी है, ठीक है। मैं अभी आपको बताती हूँ, बाकी आपको नाम से पता चल रहा है ना, इस पैटर्न में बेटा रेक्टेंगुलर जैसे शेप्स बनते हैं। बाकी मैंने आपके डायग्राम को थोड़ा छुपा रखा है, मैं साइड हट जाती हूँ, आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, नदी इस तरीके से बह रही है कि नीचे की जो जमीन है, नीचे का जो मेन लैंड है, उसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न्स बनते जा रहे हैं, ठीक है। तो नदी का पैटर्न मैंने यहाँ पे अलग से बना हुआ है, ठीक है। तो नदी कुछ ऐसे रेक्टेंगुलर तरीके से बह रही है। अब देखो मैथ्स जैसे पूरा रेक्टेंगल तो नहीं बना रही, पर हाँ ऊपर ऊपर से देखें तो ऐसा लग रहा है कि रेक्टेंगुलर तरीके से ये नदी बह रही है। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। तो जब नदियां अपने जमीन के ऊपर रेक्टेंगुलर पैटर्न्स, मेनलैंड के ऊपर रेक्टेंगुलर पैटर्न्स बनाती हुई जाती हैं, तब हम कहते हैं कि इस नदी का पैटर्न क्या है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है। ये तो आप बच्चों को आई थिंक कंपैरेटिवली ज्यादा आसानी से समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये हमारा लास्ट पैटर्न है, उसको और समझ लेते हैं। इसको हम कहते हैं रेडियल ड्रेनेज या फिर रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, अगेन मान लो बीच में थोड़ी सी एक ऐसी जगह है जो ऐसे उठ रखी है,
जैसे हिल में होता है ना, प्लेन जमीन है, अचानक से हिल आ जाए तो जमीन ऐसे उठ जाती है। तो मान लो ऐसे जमीन उठ रखी है और यहाँ ये जो टॉप का हिस्सा है ना, यहाँ से कोई पानी, कोई नदी नीचे की तरफ बह रही है। तो ऐसे में क्या होगा, ऊपर से नदियां अलग अलग ऐसे डायरेक्शन में बट रही हैं। ठीक है, तो आप देखो बीच में जमीन थोड़ी सी उठ रखी है और नदियां ऐसे अलग अलग जगह से ऐसे बह रही हैं। तो इस पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इस पैटर्न को हम कहते हैं रेडियल पैटर्न या फिर रेडियल ड्रेनेज। तो रेडियल ड्रेनेज में क्या होता है, बीच में से जमीन उठ रखी है, सेंट्रल अपलिफ्ट हो रखा है और अलग अलग नदियां अलग अलग डायरेक्शन से स्टार्ट होके नीचे की तरफ बह रही हैं। इसको हम सेंट्रल पैटर्न कहते हैं। ओके, सो ये आप बच्चों के पैटर्न्स थे, रिवर्स के अलग अलग पैटर्न्स थे, वो हमने समझ लिया है। अगेन उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। सो आई होप यहाँ तक हमारे सारे बच्चों को सब कुछ क्लियर हो गया है। ठीक है, इजी था ये तो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने आप बच्चों से कहा था कि अभी हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स को ऊपर ऊपर से पढ़ लो, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे मैं इन डिटेल बताऊंगी। तो अब हम थोड़ा इन डिटेल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे हिमालयन रिवर से। ओके, सो 3 मेजर हिमालयन रिवर्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पता ही है, हमने पहले भी इन रिवर्स को डिस्कस कर रखा है अपने छोटे क्लासेस में। इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक करके हम समझना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे इंडस से। यहाँ पे मैप है, मैप के साथ मैं आपको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगी। तो हम लोग इंडस रिवर सिस्टम से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इंडस जो रिवर सिस्टम है बेटा, इसकी शुरुआत होती है तिब्बत से। तिब्बत में भी लेक मानसरोवर के पास। ठीक है, तिब्बत में लेक मानसरोवर के पास शुरुआत होती है इस नदी की। तो देख लो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, चाइना में, ठीक है, यहाँ से तिब्बत से शुरुआत हो रही है इस नदी की, लेक मानसरोवर के पास शुरुआत होती है इस नदी की। और उसके बाद क्या होता है, इट एंटर्स जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, यहाँ तिब्बत से शुरुआत हुई, उसके बाद आपको दिख रहा है यहाँ से अपने इंडिया का मैप स्टार्ट हो गया। तो थोड़ा बहुत तिब्बत में रही ये नदी और उसके बाद अपने जम्मू कश्मीर में ये नदी आ जाती है। ठीक है, सो अब ये जम्मू कश्मीर में आने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग और क्या देख रहे हो इसमें, इंडस तो दिख ही रहा है आपको इस मैप में, है ना, इंडस तो यहाँ दिख ही रहा है। साथ ही साथ आपको और भी बहुत सारी नदियां दिख रही होंगी जो रास्ते में बीच बीच में इंडस के साथ जाके जुड़ रही हैं। ठीक है, जैसे कि ब्यास, सतलुज, चेनाब, राबी। ठीक है, तो ये सारी नदियां छोटी छोटी नदियां हैं जो बीच में जाके यहाँ इंडस से जाके जुड़ रही हैं। ठीक है, तो इंडस तिब्बत से शुरुआत करी मानसरोवर के पास, फिर अपने जम्मू कश्मीर में ये नदी आ गई। रास्ते में बहुत सारी नदियां इंडस से जाके जुड़ गई। उसके बाद मिठानकोट एक जगह है पाकिस्तान में, उस एरिया में ये नदी चली जाती है। ठीक है, तो तिब्बत में भी है ये नदी, अपने इंडिया में भी है, ठीक है, थोड़ी बहुत है, और उसके बाद पाकिस्तान में ये नदी चली जाती है। ओके, सो इंडस के बारे में आप बच्चों को इतना पता होना चाहिए। पाकिस्तान में जाने के बाद फिर धीरे धीरे ये अरेबियन सी में चली जाती है। ठीक है, तो इंडिया के अरेबियन सी में, इंडिया के साइड में जो अरेबियन सी है वहां पे जाके ये नदी डिपॉजिट हो जाती है। यहाँ पे इस नदी का पूरा जो जर्नी है, जो पूरा रास्ता है, वो खत्म हो जाता है। ओके, याद रहेगा, तिब्बत में शुरुआत हुई, जम्मू कश्मीर में ये नदी बही, उसके बाद पाकिस्तान में और उसके बाद अरेबियन सी। तो ये इंडस नदी की जर्नी है, ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट, अगर हम टोटल लेंथ की बात करें इंडस की, 2900 किलोमीटर लेंथ है इस नदी की। एंड इंडस, ये जो लेंथ है आपको सुन के भी पता लग रहा होगा, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स है ये पूरे वर्ल्ड का। तो अब मेरे पास आप बच्चों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से सुनना और मुझे कमेंट सेक्शन में सारे बच्चे आंसर बताना। इंडस के बारे में हमने पढ़ा कि इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी नदियां, उनमें से एक ये लॉन्ग रिवर के कैटेगरी में आती है। तो पूरे वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है? ठीक है, पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है, ये मेरा आप बच्चों के लिए क्वेश्चन है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, चलो अब इंडस नदी कौन कौन से स्टेट्स को कवर कर लेती है जरा ये समझ लेते हैं। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर तो हमने अभी जस्ट पढ़ा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब और बाकी फिर वो पाकिस्तान में चली जाती है। ठीक है, अपने इंडिया में
जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब यहाँ बहती है, और उसके बाद पाकिस्तान, उसके बाद अरेबियन सी। सो ये इंडस रिवर की पूरी जर्नी थी। ठीक है, अब इंडस नदी के बारे में ना मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। सो ये बात है बेटा 1960 की। हमने एक ट्रीटी साइन करी। ट्रीटी का नाम क्या था? इंडस वाटर ट्रीटी। ठीक है, तो क्या हुआ, इंडस नदी के बारे में अभी हमने इतना तो समझ लिया कि ये जो नदी है ये अपने इंडिया में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो ऑब्वियसली थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा कि हम इस नदी को कैसे बांटें, कैसे यूज करें। ठीक है, क्योंकि अगर देखो इंडिया से होते हुए पाकिस्तान जा रही है ना, तो हम लोग अगर चाहे तो ऐसा बिल्कुल कुछ कर सकते हैं कि पूरे नदी को रोक लें, जो कि गलत होगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हसल होने लग गया, थोड़ा एक मतलब आर्ग्यूमेंट सा होने लगा कि कैसे हम इस नदी को डिवाइड करें या फिर शेयर करें। तो हमने 1960 में एक ट्रीटी कर ली। ठीक है, एक ट्रीटी कर ली, इंडस वाटर ट्रीटी उस ट्रीटी का नाम था। एक एग्रीमेंट कर लिया, और उस एग्रीमेंट में हमने डिसाइड करा कि इंडिया को इस नदी का 20% पानी मिलेगा। ठीक है, तो नदी का सिर्फ 20% पानी इंडिया मतलब हम लोग यूज करते हैं, और अक्सर ये जो पानी है पंजाब, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान, इन सारे पार्ट्स में इरिगेशन करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमने इस ट्रीटी में साइन करा था कि 20% पानी हमारा है इंडस का। चलो, तो इंडस हो गया, पर अब भी दो नदियां हैं हिमालयन रिवर के ग्रुप में, एक है गंगा और एक है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इंडस तो कर लिया, अब हम गंगा के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। ठीक है, गंगा का जो हेड वाटर है उसको हम कहते हैं भागीरथी। हेड वाटर समझते हो? हेड वाटर मतलब सोर्स, वो स्ट्रीम, वो नदी जहां से गंगा की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो मान लो अगर ये एक माउंटेन है और यहाँ से कोई नदी स्टार्ट हो रही है, तो ये वाला जो स्टार्टिंग वाला जो पोर्शन होता है नदी का, उसको हम हेड वाटर्स कहते हैं। ठीक है, जहां से नदी की शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो गंगा का जो हेड वाटर है, जो एकदम सोर्स है, जो शुरुआत है, उसको हम भागीरथी कहते हैं। ठीक है, भागीरथी कहते हैं। और भागीरथी बनता कैसे है? गंगोत्री ग्लेशियर से। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। ये तो वैसे भी नाम आपको याद हो जाएगा, गंगा गंगोत्री, सेम सा लग रहा है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। उसके बाद क्या होता है, अलकनंदा के साथ ये ज्वाइन हो जाता है। जैसे जैसे ये नदी थोड़ी और आगे जाती है, अलकनंदा और ये ज्वाइन कर लेते हैं। कहाँ ज्वाइन होते हैं? ये जगह का नाम है देवप्रयाग, उत्तराखंड। यहाँ पे ये दो नदियां मिल जाती हैं। ठीक है, अब हरिद्वार, हरिद्वार नाम सारे बच्चों ने सुना होगा। हरिद्वार में क्या होता है, गंगा नदी जो है माउंटेन्स में, तो माउंटेन से तो बह ही रही थी, हरिद्वार तक आते आते अब ये गंगा नदी हमारी प्लेन में बहने लग जाती है, प्लेन सरफेस में बहने लगती है। तो हरिद्वार के बारे में स्पेशल क्या है, गंगा माउंटेन्स को कवर करने के बाद प्लेन एरिया में अब बहना स्टार्ट कर देती है हरिद्वार से। ठीक है, अब अगर हम गंगा नदी की बात करें तो बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि रास्ते में गंगा नदी को ज्वाइन करते रहते हैं। ट्रिब्यूटरीज तो हमने पढ़ा था, मतलब छोटी छोटी नदियां जो बीच बीच में गंगा नदी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो कुछ जो नाम है आपको याद रखने होंगे, जैसे कि यमुना एक ट्रिब्यूटरी है, घाघरा, गंडक, कोसी। ठीक है, तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं। मैं एक बार आपको मैप में भी दिखा दूंगी तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक और जगह का नाम है बेटा जो आपको याद रखना है, और उस जगह का नाम क्या है, त्रिवेणी संगम। ठीक है, त्रिवेणी संगम क्या होता है, ये प्रयाग में है ये जगह। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मतलब 3 नदियां मिल रही हैं, एक तो गंगा, ठीक है, और एक यमुना और एक सरस्वती नदी। ठीक है, सो 3 नदियां इस एरिया में मिलती हैं। ठीक है, तो मैं एक इमेज भी लाई हूं आप बच्चों के लिए। आपको लग रहा होगा कि क्या 3 पानी आके मिलता ही होगा, ऐसा क्या स्पेशल है? हमको क्लियरली दिखता है कि नहीं, 3 अलग अलग टाइप की जो रिवर्स हैं वो आके मिल रही हैं। अगर आप जाओगे वहां तो आपको पानी में डिफरेंस तक दिखेगा। ठीक है, तो ये एक फोटो है, आपको दिख रहा होगा कि यमुना नदी का पानी कंप्लीटली अलग दिख रहा है और ये पीछे गंगा नदी का पानी कंप्लीटली अलग दिख रहा है। हमें क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो 2 नदियां हैं ये मिक्स हो रही हैं। ओके, चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग याद रखना। अब ये जो नदियां हैं ना बेटा, इनसे हमें थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है। ठीक है, पूरे साल में कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं, जैसे जब मॉनसून का टाइम पीरियड होता है, बहुत बारिश होती है, तो इन रिवर्स के वजह से क्या होता है, फ्लड आ जाता है।
ओके, और फ्लड अगर आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी तो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी होता है, ठीक है। तो ये एक इशू है। पर ऑन दी ब्राइटर साइड अगर हम इसमें कुछ पॉजिटिव ढूंढें तो एक पॉजिटिव चीज क्या है, फ्लड तो आ जाता है पर जब फ्लड हटता है तो वहां की जमीन बहुत फर्टाइल हो जाती है। कैसे? हमें पता है कि ये जो हिमालयन रिवर्स हैं ये पूरे माउंटेन को कवर करने के बाद आती हैं, तो माउंटेन का सारा मिनरल जो भी सिल्ट है, सैंड है, वो सब इन नदियों में रहता है। तो फ्लड के बाद जब पानी हटता है ना तो नीचे जमीन में माउंटेन के सारे मिनरल, सैंड, सॉइल वो सब रह जाता है, और उसके बाद अगर आप उस जमीन के ऊपर फार्मिंग करोगे ना, बहुत बढ़िया खेती होगी। तो एक फायदा ये होता है। पर हाँ, फ्लड तो आता ही है इन नदियों से। सो अब मैंने आपसे कहा था कि मैं थोड़ी बहुत आपको मैप में ट्रिब्यूटरीज दिखा दूंगी। तो देखो यहाँ पे मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रही हूँ, आप सब लोग देखते जाओ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पूरी अपनी गंगा नदी है, ठीक है। अब आप देखो कुछ ट्रिब्यूटरीज, कुछ नदियां रास्ते में आके जुड़ रही हैं गंगा के साथ, जैसे कि यहाँ पे गंडक, ठीक है, गंडक नदी नेपाल से आ रही है, ठीक है, और यहाँ पे घाघरा, यहाँ पे गोमती, और नीचे देखो यमुना, ओके, यमुना के साथ देखो, यमुना के साथ बीच में बेटवा नदी जुड़ रही है, ठीक है, यहाँ पे सोन है। तो ये सारी नदी जो रास्ते में बीच बीच में आके गंगा नदी को ज्वाइन कर रहे हैं, इनको हम ट्रिब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। तो ये गंगा की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके नाम आप बच्चों को पता होने चाहिए। ओके, तो अब हमने डेल्टा के बारे में पढ़ा था ना, मैंने आपसे कहा था कि हम डेल्टा के बारे में भी डिस्कस करेंगे थोड़ा। तो अब मैं आपको डेल्टा के बारे में थोड़ा सा और बता रही हूँ। ओके, सो सुंदरबन डेल्टा नाम सबने सुना है, हमने बहुत कुछ पढ़ा भी है सुंदरबन डेल्टा के बारे में। सो सुंदरबन डेल्टा की अगर हम बात करें तो सुंदरबन डेल्टा जो है ये पूरे वर्ल्ड का लार्जेस्ट, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है, ठीक है। आपने कभी सोचा है इस सुंदरबन डेल्टा का नाम हमने सुंदरबन ही क्यों रखा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि मे बी ये डेल्टा बहुत सुंदर होगा, इसी वजह से हमने सुंदरबन नाम रख दिया? सो मैं आपको एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि हमने क्यों करा ऐसा। सो ये जो डेल्टा है बेटा, यहाँ पे एक ट्री बहुत ज्यादा दिखता है, इस ट्री का नाम है सुंदरी ट्री, ठीक है, और ये ट्री कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। मैं फोटो ले आई ताकि हमारे बच्चों को दिख जाए सुंदरी ट्री। तो इस तरीके का दिखता है ये सुंदरी ट्री, और ये एक मैनग्रोव ट्री है, मतलब आपको दिख रहा होगा कि इसके बहुत सारे रूट्स नदी के एकदम पानी के पास जा रहे हैं। सो ये ट्रीज उस डेल्टा में बहुत सारे हैं, इसलिए हम इसे सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। और यहाँ पे आपको रॉयल बंगाल टाइगर्स भी मिल जाएंगे। सो इट इज ऑल्सो होम टू रॉयल बंगाल टाइगर्स, रॉयल बंगाल टाइगर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो सुंदरबन डेल्टा आ गया होगा समझ आपको। नेक्स्ट, गंगा के लेंथ को आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना। तो लेंथ ऑफ गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। गंगा नदी की लेंथ कुछ अराउंड 2500 किलोमीटर तक है, ठीक है। सो गंगा नदी के बारे में भी हमने काफी कुछ पढ़ लिया है। इंडस क्लियर हो गया, गंगा क्लियर हो गया। नेक्स्ट हिमालयन नदी जो है, ये लास्ट हिमालयन नदी है, उसके बाद हम लोग अपने पेनिनसुलर नदियों को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की भी शुरुआत कहाँ से होती है बेटा? तिब्बत से और मानसरोवर लेक के पास से ही। मतलब हमने ये पॉइंट इंडस में भी पढ़ा था ना, इंडस जहाँ से शुरू होता है वहीं कुछ आसपास से ही अपना ब्रह्मपुत्र की भी शुरुआत होती है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये इंडस नदी से भी हल्की सी थोड़ी और लंबी है, ठीक है। इंडस जो है ये ब्रह्मपुत्र जो है ये इंडस से भी हल्की सी और लंबी है, और इसका भी ज्यादातर हिस्सा अपने इंडिया के बाहर है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे इंडिया के बाहर भी बाकी कंट्रीज में भी ये नदी बहती है, ठीक है। सो क्या होता है, ये एक एरिया तक पहुंचती है ये नदी, नमचा बरवा, ठीक है, इस एरिया में पहुंचती है। उसके बाद ये नदी एक यू टर्न मारती है। यू टर्न सबको पता है, जैसे जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं यू टर्न आ जाता है तो हम घूम के उल्टा जाना स्टार्ट कर देते हैं ना। तो इस नदी के साथ भी ऐसा ही होता है। ब्रह्मपुत्र नदी सीधा सीधा जा रही थी, अचानक से एक यू टर्न आया, यू टर्न लिया और फिर ये नदी हमारी इंडिया में आ जाती है, ठीक है। तो आप इस इमेज को देख लो, मैं हल्का सा साइड हट रही हूँ। हाँ, तो ये नदी बह रही है, फिर एक यू टर्न लिया और फिर उल्टे तरफ जाने लग गई, ठीक है। तो कुछ ऐसा ही होता है हमारे ब्रह्मपुत्र के साथ। नदी जा रही है नॉर्मल, यू टर्न आया, यू टर्न लिया, और यू टर्न लेने के बाद ये नदी कहाँ पहुंच जाती है?
अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, हमारे इंडिया में एंट्री कर लेती है ये नदी। यहाँ पे हम इस नदी को क्या कहते हैं, दिहांग कहते हैं, ठीक है। अब अरुणाचल प्रदेश में आ गई, यहाँ पे इस नदी को दिहांग कहा जाता है, ठीक है। अब दिहांग नदी के साथ क्या होता है, रास्ते में कुछ और नदियां मिल जाती हैं, जैसे कि दिबांग और लोहित, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखना, कुछ और छोटी छोटी नदियां मिल गई अब दिहांग नदी के साथ, और उसके बाद ये आसाम में भी ये नदी बहती है। तो थोड़ा सा आप लोग मैप देख लो, आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मैं ब्लैक पेन से मार्क कर रही हूँ नदी को, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र नदी है बेटा, ठीक है। और हमने पढ़ा था ना अभी कि लोहित एक ट्रिब्यूटरी है, तो ये देखो यहाँ पे लोहित है, ठीक है। सो लोहित ये एक ट्रिब्यूटरी यहाँ से आके यहाँ पे मिक्स हो रही है, ओके। सो अब आपको थोड़ा ब्रह्मपुत्र कहाँ है ये आइडिया लग गया, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है लोहित, ये भी आप लोगों ने देख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रह्मपुत्र के बारे में एक और चीज याद रखो, अभी हमने एक और नाम तो देखा ही है ना, हमने पढ़ा अरुणाचल में जैसे ही आता है तो हम इसे दिहांग कहते हैं। एक और पॉइंट याद रखो कि तिब्बत में सांगपो कहा जाता है इस नदी को, ठीक है। जैसे हम ब्रह्मपुत्र कहते हैं, तिब्बत के लोग इस नदी को सांगपो कहते हैं। और बांग्लादेश में, ये नदी बांग्लादेश में भी बहती है, बांग्लादेश में हम इस नदी को जमुना कहते हैं, ठीक है। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं एग्जाम में कि बता दो हम लोग ब्रह्मपुत्र को जमुना कहां पर कहते हैं, तो याद रखना बांग्लादेश में कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे 1 मार्कर्स इसके नाम में से आ सकते हैं, या फिर अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जमुना के बारे में शॉर्ट नोट लिख दो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि जमुना तो पढ़ा ही नहीं। याद करना, अनुष्या मैम कुछ कह रही थी कि बांग्लादेश में हम लोग ब्रह्मपुत्र को जमुना कहते हैं, ओके। चलो, तो अगेन इस नदी के साथ भी बेटा ये एक दिक्कत है कि जब बारिश बहुत ज्यादा होती है तो क्या होता है, ये जो नदी है ये भी फ्लड कर देती है। तो अक्सर हम देखते हैं आसाम में और बांग्लादेश में, जब भी आप सुनो ना फ्लड आ रखा है, समझ जाओ कि वहां पे ब्रह्मपुत्र नदी के वजह से फ्लड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको और क्या याद रखना है कि ये जो नदी है ना, ये अक्सर अपने चैनल को बदलती रहती है। चैनल बदलती रहती है मतलब दिमाग में ऐसा कुछ चल रहा होगा जैसे हम टीवी के चैनल को बदलते हैं, नहीं, ठीक है। मैं आपको चैनल बता देती हूँ। रिवर का चैनल जब हम कहते हैं, रिवर का चैनल मतलब रिवर का रास्ता, ठीक है। तो अक्सर मान लो अगर ये नदी ऐसे ऐसे जा रही है, ये पैटर्न है इस नदी के जाने का, तो मैं कहूंगी कि ये रिवर का रास्ता है, ये रिवर का चैनल है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के साथ क्या है, बीच बीच में इसका चैनल, इसका रास्ता बदलता रहता है। इसका कारण ये है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी में बहुत सारे सिल्ट और सैंड पार्टिकल्स होते हैं, जिसके वजह से चैनल बीच बीच में चेंज होता रहता है, ओके। सो ये 3 हिमालयन रिवर्स थी बेटा जिनको हम कवर कर चुके हैं। अब हम कुछ पेनिनसुलर रिवर्स को कवर करते हैं, ठीक है। पेनिनसुलर रिवर्स में आपको बहुत ज्यादा इन डिटेल नहीं करा रखा है, हिमालयन रिवर्स थोड़ी हमारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में इन डिटेल बता रखा है। इनके बारे में हम जल्दी जल्दी कुछ शॉर्ट पॉइंट्स कवर करेंगे, उसके बाद हम लेक्स के बारे में अपना डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। सो पहले हम समझते हैं नर्मदा एंड तापी के बारे में। सो मैंने आपको बताया था पेनिनसुलर रिवर्स ज्यादा लंबी नहीं होती, ठीक है। तो पेनिनसुलर जो हमारी रिवर्स हैं वो ज्यादा लंबी नहीं होती। जितनी भी हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनमें से लंबी नदियां हैं नर्मदा और तापी, ठीक है। और नर्मदा और तापी के बारे में एक पॉइंट मैंने आपको याद कराया था, ये वेस्ट की तरफ बहती हैं और रास्ते में ये एस्ट्यूरीज बनाती हैं। अगेन ये एक भारी शब्द है जो कि मुझे लगता है जहाँ पे आप बच्चे फंसोगे, तो हम लोग एस्ट्यूरी समझ लेते हैं क्या होता है। एस्ट्यूरी मतलब बेटा कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे सी का पानी और रिवर का भी पानी थोड़ा बहुत मिक्स हो रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे नदी बह रही है, यहाँ पे ओशन है, ठीक है। नदी को ओशन के साथ जाके मिक्स हो जाना चाहिए, पर बीच में थोड़ा सा सैंड है, मिट्टी है या कोई हिल है, तो क्या होगा, अब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रास्ता क्लियर है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओशन का थोड़ा सा पानी यहाँ चला जाएगा, और इस एरिया में क्या होगा, यहाँ से तो नदी आ ही रही है, तो यहाँ बीच में नदी का भी थोड़ा पानी है, ओशन का भी थोड़ा पानी है, वो दोनों मिक्स हो रहे हैं। इस एरिया को हम एस्ट्यूरी कहते हैं। एस्ट्यूरी मतलब कोई एक ऐसा एरिया जहाँ पे नदी का भी पानी साथ ही साथ ओशन का भी पानी थोड़ा बहुत मिक्स हो रहा हो, ठीक है। सो नर्मदा और तापी एस्ट्यूरी बनाती हुई जाती हैं। जरा मैप में देख लेते हैं, ये नर्मदा है, नर्मदा के नीचे जो है ये तापी है, आपको दिख रहा होगा ऑलमोस्ट साथ साथ जा रही है ये। नर्मदा की बस शुरुआत थोड़ी पहले हो गई है,
फिर यहाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, यहाँ पे महानदी, नीचे गोदावरी, फिर कृष्णा और कावेरी। ये मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी इनके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इनको भी हम कवर करेंगे। पहले नर्मदा से ही शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, नर्मदा जो है अमरकंटक हिल्स जो कि मध्य प्रदेश में है, यहाँ से नर्मदा नदी की शुरुआत होती है। उसके बाद ये नदी वेस्ट की तरफ बहने लग जाती है। ठीक है, वेस्ट मतलब इस तरफ, अरेबियन सी की तरफ ये नदी बहने लग जाती है। ठीक है, और रास्ते में हमारी ये जो नदी है ये बहुत ब्यूटीफुल सीनरीज क्रिएट करती है, जैसे कि मार्बल रॉक्स जो कि जबलपुर में है। ठीक है, ये हमारी नर्मदा नदी बनाती है। मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ। हाँ, तो ये जो इतना ब्यूटीफुल सा आपको सीन दिख रहा है ये नर्मदा नदी की वजह से बनता है। इस एरिया को हम मार्बल रॉक्स कहते हैं, जबलपुर में है। ठीक है, सिमिलरली एक और एरिया है जो कि बनाया जाता है नर्मदा रिवर के थ्रू ही, उसको हम कहते हैं धुआंधार फॉल्स। नाम सुन के कुछ लग रहा है धुआं, स्मोक, ऐसा कुछ। तो धुआंधार फॉल्स जो है ये भी एक बहुत ब्यूटीफुल एरिया है जो कि इसी नदी के थ्रू क्रिएट होता है। तो अगर आप इस इमेज को ध्यान से देखो, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे थोड़ा धुआं धुआं सा है, थोड़ा आपको में भी ऐसा लग रहा हो थोड़ा ब्लरी ब्लरी सा है, तो ये धुआं है, स्मोक है। ठीक है, तो ये नदी एक वाटरफॉल बनाती है जो कि इतनी तेज आ रही होती है ये नदी, जब ये वाटरफॉल बनाती है हल्का हल्का धुआं धुआं सा हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए धुआंधार फॉल्स इस एरिया को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, नर्मदा की कुछ ट्रिब्यूटरीज भी हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, और ज्यादातर राइट एंगल्स बनाते हुए ये नदी के साथ जुड़ जाती है, मतलब 90 डिग्री बनाते हुए ये नदी के साथ जुड़ जाती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ एरियाज को कवर करती है। ठीक है, नर्मदा हो गया। अब हम नेक्स्ट रिवर समझ लेते हैं। नेक्स्ट है तापी। तापी नदी की अगर मैं बात करूं, सतपुरा रेंजेस में शुरुआत होती है, मध्य प्रदेश में शुरुआत होती है तापी नदी की। ठीक है, और नर्मदा तापी नदी के बारे में आपको ये बता रखा है कि ये रिफ्ट वैली बना देती है। रिफ्ट वैली समझते हो आप लोग क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ठीक है, हमें पता है कि अर्थ के नीचे प्लेट्स होते हैं। ठीक है, मान लो ड्यू टू सम टेक्टोनिक एक्टिविटी या कोई अर्थक्वेक हमारे प्लेट्स ऐसे बढ़ गए। ठीक है, ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बीच में ये जो क्रैक पड़ जाएगा ना, इसको हम रिफ्ट वैली कहेंगे। ठीक है, दोनों अर्थ की प्लेट्स ऐसे चली गई, बीच में क्रैक पड़ गया, इसको हम रिफ्ट वैली कहते हैं। और हमारी जो तापी नदी है ये रिफ्ट वैली के अंदर ही बहती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद करना। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, इन स्टेट्स में हमारी ये नदी बहती है। ओके, चलो ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कि ये तो अभी हमने ये पढ़ा कि ये जो रिवर्स हैं वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है ना, नर्मदा और तापी। कुछ और वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्मदा और तापी ही जाती हैं, कुछ और थोड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, साबरमती, माही, भारतपुरा एंड पेरियार। ठीक है, साबरमती, माही, भरतपुरा एंड पेरियार, ये कुछ हमारी रिवर्स हैं जो वेस्ट फ्लोइंग है। इनका नाम आप लोग ध्यान में रखना, इनके बारे में इन डिटेल आपको नहीं बता रखा है, तो आपके जिन्होंने भी चैप्टर बनाया है उनको भी आइडिया है कि ऐसे सारी नदियां साथ में करा देंगे तो बच्चे थोड़ा सा थक जाएंगे, तो सारे नदियों को साथ में याद नहीं कराया, जो मेन इंपॉर्टेंट है उनको कराया है। नेक्स्ट हमारी नदी है गोदावरी नदी। ठीक है, और गोदावरी को ही ये याद रख लो बेटा। ठीक है, गोदावरी को ही हम लोग दक्षिण गंगा भी कहते हैं, और इसका कारण क्या है, गोदावरी नदी जो है ये सदर्न पार्ट में रहती है। ठीक है, और सदर्न पार्ट में जो नदियां हैं उन नदियों में से गोदावरी काफी लंबी है, तो इसीलिए गोदावरी नदी को कहा जाता है कि ये साउथ में गंगा के समान है। ठीक है, इसलिए गोदावरी को दक्षिण गंगा कहते हैं। ऐसे याद कर लो, जी फॉर गोदावरी, जी फॉर गंगा। ठीक है, चलो, तो ये लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर्स में, पेनिनसुलर जो भी नदियां हैं उनमें लार्जेस्ट है हमारी गोदावरी नदी, और इसकी लेंथ क्या है 1500 किलोमीटर। अब गंगा के कंपैरिजन में काफी कम है लेंथ, पर पेनिनसुलर नदियों में जो भी नदियां हैं उनमें ये सबसे लंबी है। ठीक है, लार्जेस्ट है। अब इसका सारा पानी कहाँ जाता है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, मतलब ईस्ट की तरफ ये नदी फ्लो करती है। ठीक है, तो ये आप बच्चों को याद रखना है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स को ये रिवर कवर करती हुई बहती है। ये जो आपको यहाँ पे फोटोज दिख रही है ना,
ये गोदावरी ही है, ठीक है। सो गोदावरी नदी की फोटो मैंने आप लगा दी है ताकि आपको थोड़ा और आप पिक्चर कर पाओ अच्छे से। और कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं बेटा इन रिवर की जो आपको याद रखना है, पूर्ण, वारधा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा, पेनगंगा, ये सब ट्रिब्यूटरीज का नाम है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा मैप में भी बता देती हूँ। सो ये आपकी गोदावरी नदी है, मैं ब्लैक से ही मार्क कर रही हूँ, आप लोग देखते जाओ, ठीक है। सो ये गोदावरी नदी यहाँ से बहती हुई आ रही है और बीच बीच में देखो यहाँ पे वेनगंगा नदी आके जुड़ रही है, पेनगंगा नदी आके जुड़ रही है, मंजीरा यहाँ पे आके जुड़ रही है, ठीक है, सबरी। तो ये सारी छोटी छोटी नदियां जो कि आके गोदावरी से मिल रही हैं, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। तो ये गोदावरी के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग महानदी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले जरा 2 सेकंड महानदी को देख लो, कितनी तो सुंदर नदी है ना। तो हमने अभी तक जितनी भी रिवर्स को डिस्कस करा है बहुत ही ब्यूटीफुल रिवर्स हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं। सो अब हम महानदी के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो महानदी की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में भी ये नदी बहती है, उसके बाद ये नदी बे ऑफ बंगाल तक चली जाती है, हमने मैप में देखा था ना। सो बे ऑफ बंगाल तक चली जाती है। अब ये गोदावरी जितनी लंबी नहीं है ये नदी है 860 किलोमीटर, ठीक है, 860 किलोमीटर इस नदी की लेंथ है। नेक्स्ट कृष्णा नदी, हल्का साइड हट जाऊं, हाँ यहाँ पे दिख रहा है बहुत, अगेन वेरी ब्यूटीफुल, कृष्णा नदी ये है। कृष्णा नदी के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। महाबलेश्वर में शुरुआत होती है इस नदी की। अब ये नदी कंपैरेटिवली, ठीक है, थोड़ी सी लंबी है, 1400 किलोमीटर तक है और ये भी बे ऑफ बंगाल तक ही जा रही है, बे ऑफ बंगाल तक ये नदी जा रही है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी, भीमा, ये सब कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। ड्रेनेज बेसिन जो है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो इन 3 स्टेट्स में हमारी कृष्णा नदी है। तो एक बार मैप में देख लेते हैं कृष्णा नदी को। सो इस वाले मैप में काफी सारे ट्रिब्यूटरीज हैं, जरूरी नहीं है कि आपको सारे नाम याद रखने हैं, थोड़ा आइडिया रखो, जो बुक में नाम लिखे हुए हैं उनका तो आपको आइडिया डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये जो ब्लू लाइन है ये पूरी कृष्णा नदी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा बीच बीच में छोटी छोटी लाइनें आके कृष्णा नदी के साथ जुड़ रही हैं। तो कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, ठीक है, भीमा, और यहाँ पे हमने पढ़ा था ना मूसी, ये सारी नदियां आके कृष्णा नदी के साथ रास्ते में जुड़ रही हैं। तो ये सारी क्या है, कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है। कृष्णा नदी को देख लिया। नेक्स्ट हमारी पेनिनसुलर रिवर क्या है, कावेरी नदी, ठीक है। कावेरी नदी की शुरुआत कहाँ से होती है, वेस्टर्न घाट्स में, ब्रह्मगिरी में। वेस्टर्न घाट्स हमने मैप में देखा था, ठीक है, ये कावेरी नदी ही है। ओके, सो नेक्स्ट आपको क्या याद करना है, टोटल लेंथ क्या है, 760 किलोमीटर्स है। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देख लेते हैं, अमरावती, भवानी, हेमावती, कबिनी, ये सारी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं हमारी कावेरी नदी की, ठीक है। नेक्स्ट ये नदी आपको कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में बहती हुई दिख जाएगी। अक्सर आप देखोगे न्यूज वगैरह में ना, ये जो स्टेट्स हैं हमारे लड़ते भी रहते हैं इस नदी के ऊपर। ओके, सो अक्सर आप लोगों को सुनने में मिलेगा कि इस रिवर के ऊपर कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो कावेरी नदी याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है कावेरी नदी के बारे में, कावेरी नदी जो है सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल बनाती है इंडिया का, और इस वाटरफॉल का नाम है शिव समुद्रम, ठीक है। शिव समुद्रम जो वाटरफॉल है ये इस नदी से, कावेरी नदी से बनता है, और इस वाटरफॉल से हम लोग हाइड्रो पावर भी जेनरेट करते हैं, ठीक है। सो ये आपका शिव समुद्रम है, वाटरफॉल है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल है जो कि कावेरी नदी से बनता है। ओके, यहाँ तक आ गया, सारे बच्चों को क्लियर है, साथ साथ चल रहे हो ना, फ्लो में सब कुछ आ रहा है समझ, ठीक है। नेक्स्ट ये तो हमने सेकंड पढ़ा ना, तो एक और वाटरफॉल है बेटा, उस वाटरफॉल के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। फोटो मैंने यहाँ डाल दी है, कुंचिकल फॉल्स, जो कि शिमोगा कर्नाटका में आपको मिलेगा। ये टॉलेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का, तो वाटरफॉल के बारे में ये याद रखना, टॉलेस्ट वाटरफॉल है इंडिया का। यहाँ पे मैंने आपके लिए फोटो भी डाल दी है, ठीक है। चलो, तो हमने सारी नदियां समझ ली हैं, सारी नदियां मतलब जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इंडिया की सारी नदियां हमें करनी हो
तो सिर्फ एक वन शॉट रिविजन काफी नहीं पड़ेगा, पर हाँ आपके एग्जाम में जो भी आ सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट नदियां इंडिया की जो भी हैं वो हमने याद कर ली हैं। अब हम लेक्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं, ठीक है। लेक का मतलब क्या होता है, अगर रिवर का पानी या फिर मान लो थोड़ा सा पानी किसी बहुत लार्ज एरिया में कलेक्ट हो जाए तो हम उसको लेक कहते हैं। आप लोगों ने अक्सर कश्मीर, इन सारे स्टेट्स में सुना भी होगा कि बहुत ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लेक्स हैं, ठीक है। आपने हाउस बोट्स के बारे में सुना होगा, कश्मीर में शिखाराज होते हैं, ये सब सुना होगा। तो लेक्स बहुत फेमस होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल सीनरी बनाते हैं, टूरिज्म को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। ये शिखारा है, तो शिखारा ऐसे हाउस बोट्स होते हैं, तो आप इसमें जा सकते हो, ठीक है। बैठने बैठने की जगह है, आराम से घूम सकते हो। तो ये इन सारी चीज़ों के लिए, टूरिज्म एक्टिविटीज़ के लिए लेक फेमस होते हैं। और अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा क्या आप कश्मीर को शिखारा के बिना, ब्यूटीफुल लेक्स के बिना इमेजिन भी कर सकते हो, तो मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो लेक्स हमारे लिए उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंस रहता है लेक्स का हमारे लाइफ में, हम कुछ स्टेट्स को इमेजिन भी नहीं कर सकते विदाउट लेक्स। अब लेक भी ना अलग अलग टाइप के होते हैं बेटा, जैसे कुछ लेक होते हैं जिनको हम कहते हैं परमानेंट, मतलब पूरे साल उस लेक में पानी रहेगा, ठीक है। जैसे हमने नदी के साथ पढ़ा था ना, पेरिनियल, पूरे साल नदी बहती रहेगी। वैसे ही कुछ लेक्स होते हैं जिनको हम कहते हैं परमानेंट, पूरे साल आपको पानी इस लेक में दिख जाएगा। कुछ लेक्स होते हैं जो सीजनल होते हैं, ठीक है, कभी होता है पानी, कभी नहीं होता पानी। जैसे समर में बहुत ज्यादा गर्मी है तो वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसे लेक्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। जो कुछ लेक्स होते हैं वो ग्लेशियर एक्टिविटी की वजह से बनते हैं। तो कोई ग्लेशियर है रास्ते में, ठीक है, ग्लेशियर ने क्या करा, एक बहुत बड़ा एरिया थोड़ा कार्व आउट कर दिया, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया बन गया ग्लेशियर की वजह से। जब स्नो पिघलेगा, जब ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलेगा तो उस ग्लेशियर की वजह से एक लेक बन जाएगा। तो कुछ जो हमारे लेक्स हैं वो नेचुरली बनते हैं, ग्लेशियर की वजह से बन जाते हैं, ठीक है, या फिर आइस शीट्स की वजह से बन जाते हैं, विंड की वजह से नेचुरली बन जाते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते। पर कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खुद ही लेक बना देते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज से भी हम लोग, ठीक है, आर्टिफिशियल लेक्स हम लोग बना सकते हैं। ओके, सो लेक्स ऐसे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। तो कुछ लेक्स के एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। कुछ लेक्स तो पता है ऑक्सबो लेक होते हैं, जो कि हमने पढ़ा, नदी मियांडर कर रही है, कर्व्स बना रही है, अगर यहाँ से ये नदी कट जाए तो ये वाला जो पानी है वो अलग ऐसे रह जाएगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सबो लेक, ठीक है। तो मियांडरिंग से भी लेक बनता है। कई बार जो लेक्स होते हैं वो लगून की वजह से बनते हैं। लगून क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई सी है, ठीक है, या कोई भी बहुत बड़ा वाटर सोर्स है, ठीक है। अब अगर ये सी का पानी बीच में मान लो मिट्टी आ गई या हिल्स आ गई, कुछ आ गया, ठीक है, बे कहते हैं हम इसे, तो बीच में अगर थोड़ा सा सॉइल का पार्टिकल आ जाता है, सॉइल का पार्टिकल मतलब थोड़ी जमीन आ जाती है, तो ये जो सी का पानी है ये थोड़ा अलग सा कहीं पे इकट्ठा हो जाएगा। तो ये जो सी का पानी अलग सा एक एरिया में कलेक्ट हो गया है, इसको हम लगून कहते हैं, ठीक है। तो लगून मतलब सी का पानी अलग सा थोड़ा सा कलेक्ट हो गया, उसे हम लगून कहते हैं। तो ऐसे भी लेक्स बन जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अपना चिलिका लेक और पुलिकट लेक, कोलेरू लेक, ऐसे भी काफी सारे लेक्स हमारे इंडिया में हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा सांबर लेक के बारे में, ठीक है। सांबर लेक मिलता है हमें राजस्थान में। तो वैसे तो ये एक सीजनल लेक है, सीजनल लेक मतलब साल के कुछ टाइम पे ये जो लेक है इसमें पानी नहीं रहता है, ठीक है। तो सीजनल लेक है सांबर, ऐसे याद रखना। तो एस फॉर सांबर लेक, एस फॉर सीजनल, इस तरीके से याद कर लो। साथ ही साथ ये जो सांबर लेक है ना बेटा, इस लेक के पानी में सॉल्ट का कंटेंट, नमक का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। तो सॉल्ट को बनाने के लिए, सॉल्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए भी, प्रोड्यूस करने के लिए भी हम सांबर लेक का पानी यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, और ये हमने पढ़ लिया कि हिमालयन रीजन के आसपास जितने भी लेक्स हैं वो ज्यादातर लेक्स कैसे बन रहे हैं, वहां पे स्नो रहता है, हिमालय के आसपास स्नो रहता है, ग्लेशियर्स रहते हैं। तो जब स्नो मेल्ट होता है या ग्लेशियर हल्का हल्का मेल्ट होता है तो वहां पे लेक्स बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्स ऐसे बनते हैं हिमालयन रीजन के आसपास। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं जम्मू एंड कश्मीर के वुलार लेक के बारे में। अब ये जो लेक है बेटा, ये बना है टेक्टोनिक एक्टिविटी से,
टेक्टोनिक एक्टिविटी मतलब अर्थ के नीचे जो प्लेट्स हैं वो थोड़ा बहुत मूव हुए, ठीक है। अर्थक्वेक की वजह से जब प्लेट्स मूव करते हैं उस वजह से भी लेक्स बन सकते हैं, और ऐसे ही अपने जम्मू कश्मीर में वुलार लेक बना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फोटो डाल दी है, बहुत ही अगेन बहुत ही ब्यूटीफुल ये भी लेक है ना। नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट लेक्स हैं बेटा जो कि आपने सुन भी रखे हैं, दल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल, लोकतक, बारापानी, तो ये सारे भी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, ठीक है। चलो तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में रिवर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखो रिवर्स नो डाउट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपका पूरा एक चैप्टर है रिवर्स के ऊपर, है ना। और रिवर्स ऐसा नहीं है कि अभी अचानक से इंपॉर्टेंट हो गए हैं, बहुत साल पहले एंशिएंट टाइम में भी हमें आइडिया था कि रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हिस्ट्री में देखा है ना, जो बहुत टाइम पहले एंशिएंट लोग थे वो लोग नदियों के पास जाके अपना घर बनाते थे, क्योंकि डे टू डे लाइफ में नदी की जरूरत सबको पड़ती है, पानी की जरूरत सबको पड़ती है। तो बहुत एंशिएंट टाइम में ही लोग नदियों के पास जाके घर वर बनाते थे, हट्स वगैरह बनाते थे। धीरे धीरे वही एरिया शहरों में कन्वर्ट होने लग गया, ठीक है। तो बहुत पहले हमने अपनी हिस्ट्री में भी देख रखा है कि हमें पता था कि हमारी नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि रिवर के पानी को हम लोग इरिगेशन में यूज करते हैं। अगर आसपास हम लोग खेती कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, तो हम लोग इरिगेशन के लिए रिवर के पानी को यूज करते हैं, है ना। पानी देने के लिए खेत में यूज करते हैं, नेविगेशन के लिए यूज करते हैं। इसमें ना दो चीजें समझ लो, कई बार तो स्टेट की पहचान ही होती है कि यहाँ पे एक रिवर है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि अरे हमारे गांव में आ जाओ, यहाँ पे हमारे नदी के पास में ही अपना गांव है। तो कई बार हम एरिया को पहचानते ही रिवर्स के वजह से हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारी रिवर्स ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम एक जगह से दूसरी जगह रिवर के थ्रू आसानी से पहुंच सकते हैं। हाइड्रो पावर, ठीक है, पानी से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, हाइड्रो पावर कहा जाता है उसको। हाइड्रो पावर जनरेट करने के लिए भी नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंडिया जैसी कंट्री में तो रिवर्स एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्री में हम लोग फार्मिंग, खेती बहुत ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो कोई एक ऐसी कंट्री जहाँ पे खेती बहुत ज्यादा होती है, वहां पे ऑफ कोर्स पानी की इंपॉर्टेंस, रिवर की इंपॉर्टेंस ज्यादा रहेगी। हमारे फार्मर्स हर बार ऐसा तो नहीं सोच सकते ना कि जब बारिश होगी तो पानी मिल जाएगा हमारे खेत को। हम लोग रिवर के ऊपर भी डिपेंडेंट रहते हैं इरिगेशन के लिए, पानी के लिए, ठीक है। पर इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है बेटा कि हम लोग आजकल पोल्यूशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और ये कोई नई चीज नहीं है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो वाटर पोल्यूशन के बारे में। हमारी इतनी ब्यूटीफुल रिवर्स, हम भी इतने प्यारे प्यारे फोटोज को देखा, हमने इतने सुंदर इमेजेस को देखा, पर अनफॉर्चुनेटली अगर आप इनमें से किसी नदी को रियल लाइफ में देखोगे ना, आपको ऐसा लगेगा अनुष्या मैम ने तो बहुत सुंदर फोटो दिखाई थी, ऐसा कुछ यहाँ पे उतना कुछ खास लग नहीं रहा है। उसका एक रीजन ये है कि हम लोगों ने पोल्यूशन बहुत ज्यादा करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज अक्सर क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज के पास अगर उन्होंने पूरा प्रोसेसिंग कर लिया, उनको कोई वेस्ट फेंकना है, तो वो डायरेक्टली उस वेस्ट को, उस केमिकल को डायरेक्टली पानी में डाल देते हैं। तो इन सारे एक्टिविटीज की वजह से हम लोग देखते हैं अनट्रीटेड सीवेज, ठीक है, सीवेज को बिना ट्रीट करे हम लोग रिवर्स में डाल देते हैं। इंडस्ट्री के जो भी एफ्लुएंट्स, जो भी केमिकल्स होते हैं, उनको हम डाल देते हैं। इसके वजह से हमारी जो नदियां हैं वो खराब होती जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप बच्चों को इस चैप्टर में बताया गया है कि हमारी नदियां क्या क्या हैं इंडिया की, कितनी ब्यूटीफुल नदियां हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रिवर्स के, रिवर्स हमारे लिए ज़रूरी क्यों हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में बताई जा रही हैं। तो हमारा वन शॉट रिविजन ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, पर फिनिश करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन आप बच्चों को ये है, हमने इस चैप्टर को हल्का सा सैड नोट पे एंड करा कि हमारी नदियों में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना। तो मेरा एक क्वेश्चन आप बच्चों को ये है कि हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हम लोग वाटर पोल्यूशन को कम कर पाएं। अगर आपको लगता है कि हाँ मैम बिल्कुल ऐसा कुछ है जो हम लोग कर सकते हैं वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में डाल दो आपकी तरफ से जो भी आइडियाज हैं, आपको लग रहा है कि इन तरीकों से हम लोग वाटर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, इंडिया में पानी बचा सकते हैं,
जो भी चीजें हम डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं, उन सारे आइडियाज को कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं भी देखूं कि हमारे बच्चों के दिमाग में क्या क्या आइडियाज चलते हैं। ओके, सो आज के लिए बेटा हम इतना ही करेंगे। ड्रेनेज चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आप लोग संभाल लोगे। अब और भी बहुत सारे हम लोग ऐसे ही सोशल साइंस के चैप्टर को इजीली वन शॉट में निपटाते रहेंगे। ओके, तो मिलते हैं अपने फ्यूचर लेक्चर्स में। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।